तो दोस्तों एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का आईपीओ जो कि 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा हो गया। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो डिसीजन आप आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और दोस्तों टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए ताकि क्या कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जानते हैं तो लगभग 18 रुपए पर शेयर बता रहा है आज की तारीख में, ठीक है। तो लगभग 3% के आसपास मान के चल सकते हैं। तो अभी डिमांड काफी ज्यादा कम है, काफी कम है। बाकी इसकी जो एंकर लिस्ट है आज ही की तारीख में रात तक आ जाएगी। तो हम क्या है कि अब अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे आराम से भाई इसकी एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आई है। बट इश्यू साइज बड़ा है तो इस हिसाब से लग रहा है कि एंकर लिस्ट ठीक ही आ सकती है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी जो है ज्वेलरी और लाइफस्टाइल के बिजनेस के अंदर है। मतलब एक आपको ये बात बताऊं, ये ज्वेलरी बनाती है, डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, इनकी जो लग्जरी ज्वेलरी होते हैं लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये ज़्यादातर डील करती है। इसके जो कस्टमर्स है वो लग्जरी है। ब्लू स्टोन के जो आप शोरूम भी देख सकते हैं तो आपको थोड़े लग्जरी नजर आएंगे। तो ये जनरली लग्जरी सेगमेंट के अंदर डील करती है। इसके अंदर ये रिंग बनाती है, नेकलेस होते हैं, मंगलसूत्र है, बैंगल्स हैं, पेंडेंट्स हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें जो भी नॉर्मल सारी चीज़ें होती है वो सारी ये मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। जनरली मैंने आपको बताइए जो सारा जो सेगमेंट है इसका लग्जरी सेगमेंट आता है, थोड़ा सा इसको हट के बनाता है ब्लू स्टोन को। इसके टोटल 275 स्टोर्स हैं, 117 सिटीज़ के अंदर, 26 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। 200 तो इसकी कंपनी ओन्ड है और 75 जो इसके स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी दी हुई है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंपल आपको समझ में आ गया। ज्वेलरी का काम है इसका, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, इस सब की ज्वेलरी बनाती है और थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है। तो ये सेक्टर कंपिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है। तो अगर कंपिटिटिव सेक्टर में टिकना है तो अपने अंदर कुछ खास बात होनी चाहिए, या वैल्यूएशंस अच्छी होनी चाहिए या फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, लगभग 3 टाइम्स जैसी ग्रोथ है। 1255 करोड़ से 3500 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं इसके एसेट्स। फिर बात करें इसकी इनकम मतलब रेवेन्यू की, तो 787 करोड़ से 1830 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। ये भी अच्छी बात है, 2 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ये है कि कंपनी लॉस के अंदर है, मतलब कोई भी प्रॉफिट वगैरह अभी जनरेट नहीं कर रही है और इसके लॉसेस भी बड़े हैं। तो ये बड़ा नेगेटिव है। तो देखिए जनरली क्या कि प्रीमियम सेगमेंट होता है ना, अब देखिए मैंने आपको बताया कि कंपिटिटिव सेक्टर है, कंपिटिटिव सेक्टर के अंदर टिकना भी मुश्किल होता है। अब ये क्या प्रीमियम सेगमेंट के अंदर है, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर भी क्या है कि अब लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, हर कोई इसका कस्टमर नहीं होता है। तो अभी ये देखिए कंपनी लॉस के अंदर है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। प्रॉफिट जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, इनकम तो आ रही है, बट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, ये बड़ा नेगेटिव है। बाकी एबिटा मतलब 2023 के अंदर तो नेगेटिव था, अभी एबिटा के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व्स इसके हाथ में 877 करोड़ रुपए के हैं और बोरिंग्स है 728 करोड़ रुपए की। बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, 0.8 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और मिनिमम अगर सेफ कंपनी कहें तो आधे से कम हो डेट टू इक्विटी रेशियो, थोड़ा ठीक है, बट ये 1 के आसपास है तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो ये बड़ा नेगेटिव है। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट नहीं पे कर रही, ये भी बड़ा नेगेटिव लगा मुझे। फिर उसके अलावा आरओई, आरओसी वगैरह ये तो नेगेटिव है क्योंकि कंपनी तो लॉस के अंदर है, कुछ प्रॉफिट तो जनरेट कर नहीं रही है, तो ये बड़ा नेगेटिव हो जाता है। फिर पी देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वैल्यूएशंस निकालने के लिए, तो पी भी नेगेटिव निकल कर आता है। बट फेस वैल्यू 1 रुपये पर ये आ रहा है, प्राइस बैंड 400 से ऊपर का है, ठीक है, 400-500 के बीच में है। और रेवेन्यू है 2025 के अंदर 1830 करोड़ रुपए का। बाकी जो इसकी पेयर कंपिटिटर्स हैं, जैसे टाइटन कंपनी है, टाइटन के अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं। फिर कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है, तो ये सभी इससे रेवेन्यू के मामले में बड़ी कंपनीज है। तो ये सबसे छोटी कंपनी है, तो उनका पी है 22 से लेकर 88 के बीच में, ठीक है। बट इसका पी नेगेटिव है, तो अभी पूरा फुल्ली तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देखिए, इसका प्राइस टू बुक है 2 के आसपास का, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। और अदर जो कंपनी है उनका 1.6 से लेकर 25 के बीच में निकल कर आता है। तो वैल्यूएशंस ओके कह सकते हैं, सस्ती तो नहीं है, थोड़ी सस्ती करते तो बढ़िया रहता। अभी आप फेस वैल्यू 1 रुपये पर जो प्राइस बैंड देख रहे हैं, ये भी दिखने में तो महंगा ही नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है, सस्ती तो नहीं है। तो फाइनेंशियली वीक है, फंडामेंटली वीक है, वैल्यूएशंस भी सस्ती नहीं है, तो ये इसको और पीछे धकेल देता है। मतलब कॉम्पिटिटिव सेक्टर में कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो ये इसको थोड़ा बैक कर देता है।
तो ये बड़ा नेगेटिव है इसके लिए। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 492 से लेकर 517 रुपए के बीच में। 29 मतलब 29 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है इसका 1540 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 820 करोड़ रुपए के, ओएफएस है 720 करोड़ रुपए के, और जिसमें से 750 करोड़ रुपए इसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के अंदर काम आएंगे। मतलब जो भी कामकाजी में पैसा चाहिए वो पूरा करेगा, बाकी उधारी वगैरह नहीं चुकाएगी। ये बड़ा नेगेटिव लगा मुझे, उधारी चुकानी चाहिए थी। रिटेल पोर्शन है 10% का और लिस्टिंग डेट है 19 अगस्त को। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फ्री में खुलवा सकते हैं एंजल वन के साथ। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए सारी चीज़ मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जैज़ या नॉलेज जैज़ पैरामीटर्स मैं अपने हिसाब से इसको कहता हूँ। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं। तभी जीएमपी देखिए, जीएमपी काफ़ी कम चल रही है 3% के आसपास। तो यहाँ पर मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो वहाँ पर मैं इसको 1 नंबर देता हूँ। 10% होती तो आधा नंबर, बट 10% से भी कम है, 3% तो 0 नंबर देना चाहूँगा। फिर आता है वैल्यूएशंस की बात। वैल्यूएशंस ओके है, तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी नहीं। एक तो लॉस मेकिंग भी है और बाकी छोटी कंपनी भी है। प्राइस बैंड फेस वैल्यू ₹1 पर लेकर आए, इस हिसाब से मैं यहाँ पर भी मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगी वैल्यूएशंस। तीसरी चीज़ है एंकर लिस्ट, वो आना बाकी है, बट एंकर लिस्ट अच्छी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पर आधा पॉइंट बन जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बन जाएगा। और चौथी चीज़ है सब्सक्रिप्शन देखते हैं आगे कैसा मिलता है। बट अभी देखा जाए, अभी ये जो 4 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर रिस्क नज़र आ रहा है, तो थोड़ा रिस्क तो है अभी। बाकी हमें वेट करना चाहिए, बाकी और भी पैरामीटर्स खुलेंगे, बाकी जब आईपीओ खुलेगा तो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा आपके डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव्स देखिए इसके अंदर कम है, नेगेटिव्स थोड़े ज़्यादा है। पॉजिटिव में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर थोड़ा इसको अलग बनाती है। ब्लू स्टोन का थोड़ा नाम है लग्जरी सेगमेंट के अंदर, ये अच्छी बात है। बाकी इस रेवेन्यू के अंदर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लगभग 2 गुना जैसा रेवेन्यू हो गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कुछ इसके मुझे ये पॉजिटिव लगे 2। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव देखिए बड़े भारी है। पहला तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है। कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर इनकम जनरेट होती रहनी चाहिए। तो ये चीज़ है, तो ये इनकम जनरेट नहीं कर रही है, बड़ा नेगेटिव है। दूसरा इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का निकल कर आता है और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट नहीं पे कर रही है, तो ये भी बड़ा नेगेटिव है। एक तो लॉस मेकिंग, ऊपर से डेट भी काफ़ी ज़्यादा, तो और डेट पे भी नहीं कर रही है, तो ये तो नेगेटिव ही हुआ। फिर वैल्यूएशंस भी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, ओके वैल्यूएशंस है। फिर उसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग पहले से ही कम है, 18% ही है, बाद में 16% हो जाएगी। तो इतनी कम प्रमोटर की होल्डिंग भी रिस्क वाली बात होती है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। मिनिमम 51% हो तो बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए भाई ये कंपेटिटिव सेक्टर है, तो इस कंपेटिटिव सेक्टर के अंदर ये तो कुछ खास कर नहीं रही है। मतलब ऐसा कोई प्लस पॉइंट होना जैसे दूसरी जो कंपनियां उससे कुछ ये प्लस है, ये वैल्यूएशन से इसने सस्ती दी है, ये अच्छी बात है, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई फाइनेंशियल इसके अच्छे हैं, मार्जिन्स बढ़िया हैं, तो ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ अट्रैक्शन है नहीं, तो इससे अच्छी और अट्रैक्टिव कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर, तो हम इस पे क्यों हाथ डालेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों इतना ज़्यादा रिस्क लेंगे। ये चीज़ क्लियर है। बाकी देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। रिस्क इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी पर्सनली मैं तो अभी इस हालत में देखते हुए इसको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा हूँ। बाकी देखते हैं आगे इसके और भी पैरामीटर्स आते हैं, एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, कुछ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कुछ देखिए मौका बन जाए तो अच्छी बात है। बाकी तो जनरली मुझे इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या इंटरेस्ट नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्प हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।